हेलो गाइस। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करियर करना चाहते हो, है ना, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो और आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब स्टार्ट करने वाले हो कि मुझे अभी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो मैं क्या करूं अब, तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग में एज ला सकता है ना। एज ला सकता है क्या, एज लाएगा ही, है ना। ये आपका वो टाइम बचाएगा जो वेस्ट होने वाला है ना। बहुत सारे ट्रेडर्स जो आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग करते हैं 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने तक करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, है ना। वो क्यों छोड़ते हैं, वो कैसे छोड़ते हैं, एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं, फंड म्यूचुअल फंड्स कैसे ट्रेड करते हैं, हेज फंड्स कैसे ट्रेड करते हैं, है ना। मैं इस ट्रेड में मैं इस वीडियो में कोई आपको प्राइस एक्शन या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि वो कैसे सोचते हैं, है ना, वो कैसे काम करते हैं, मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हर किसी के लिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, कुछ टाइम हो गया है और सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो आप इसको समझो कॉन्सेप्ट को, और फिर बहुत अच्छे से आपके रिजल्ट्स बदल सकते हैं। क्योंकि हम जो नज़रिया लेके चलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही नज़रिया अपना सही हो, शायद अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले शायद ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, और एक रिटेल ट्रेडर हमेशा फेल हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप भी फेल हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि रिटेल ट्रेडर्स की तरह आप भी वो 95% में आ जाओ और अपना टाइम बस वेस्ट 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 करते रहो। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग करियर चुना है, आपने कुछ सोच समझ के ही चुना होगा, है ना। अगर आपको यहाँ से पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर नहीं समझोगे इस चीज़ को, तो फिर आप बस वो स्ट्रगल के पीरियड के चक्रव्यूह में अटक के रह जाओगे, है ना, और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लॉसेस होंगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और होगा क्या ना, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। सपने तो खैर दूर की बात है, लेकिन जो आपकी नीड्स हैं, है ना, वो भी पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड लिविंग करना, ऐसी ट्रेडिंग एंड लिविंग करना कि जिससे अपने खर्चे निकल रहे हो, जो भी अपन अपने बिल्स हैं वो अपन बिल्स भर रहे हो, अपने खुद के खर्चे, अपने फैमिली के खर्चे, वो सब अपन कर रहे हैं। वो अगर करना है तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। नो द बिजनेस, है ना। नो द बिजनेस, सबसे पहले तो आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, आपको ट्रेडिंग बिजनेस करना है तो स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग बिजनेस करना है, तो स्टॉक मार्केट क्या है पहले तो उसको समझो। कोई भी बिजनेस आपको करना है तो आपको वो बिजनेस को समझना होगा। अभी लोग क्या सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट, चलो ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे, वो गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू बिकम अ ट्रेडर, हाँ, फिर यहाँ से खरीदो यहाँ पे बेचो, क्या टेक्निक से वगैरह वगैरह वो सब। लेकिन वो बस काम करते हैं, है ना। काम करना कैसे वो सब ढूंढते हैं, और कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजी के पीछे भागेंगे, वो सब करते रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में इधर मेन चीज रह के जाती है कि ये बिजनेस क्या है ना। ये बिजनेस क्या है, ये साला समझ में नहीं आता। मतलब समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो लोग इसके पीछे देखते ही नहीं। अगर देखेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा, है ना। अगर ढूंढोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो फिर बस टाइम पास होते रहेगा। नो द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, ये देखो, इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है ना। जैसे अभी स्टॉक मार्केट में हम, मेरे जैसे आपके जैसे जो भी ट्रेडर हैं, वो सब तो पहले आते हैं, वो इक्विटी में आते हैं। इक्विटी ट्रेडर और इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर होता है, कोई ट्रेडर होता है। तो एक पब्लिक है ये वाली जो हम हैं, ठीक है। इक्विटी ट्रेडर है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम जो शेयर खरीदते हैं, अभी कोई भी कंपनी है, समझो रिलायंस हो गया, आईटीसी, इंफोसिस, जो भी नई नई कंपनी है, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन अभी नई कंपनी में बोट है अमन गुप्ता की। तो हमने कुछ साल पहले उसके जो बोट के जो एयरफोन्स रहते थे, वो स्टेशन पे मिला करते थे एक बहुत अच्छी केसिंग में, है ना। तो वहाँ से उनकी शुरुआत है। तो आज के टाइम पे उसकी कंपनी लिस्ट होने जा रही है। तो अभी ये कंपनी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, क्योंकि उनको बहुत सारा फंड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है फंड, क्योंकि उनको ग्रो करना होता है। अब ये रिलायंस कंपनी है, क्या लगता है अगर इसने, ये रिलायंस कंपनी अगर इक्विटी बाजार में नहीं आती और उसने यहाँ से अगर बहुत सारा पैसा नहीं उठाया होता, तो क्या वो आज के टाइम पे इतना ग्रो कर पाते?
जो भी इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, टाटा ग्रुप हो गया, अगर टाटा ग्रुप को अगर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं मिलता तो क्या लगता है वो इतना बड़ा ग्रो हो पाता, वो टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो पाता, रिलायंस ग्रुप हो गया, ये सारे ग्रुप्स इतने बड़े हो पाते? बिल्कुल नहीं, है ना। बड़े तभी होते हैं जब भी पॉपुलेशन का, आम आदमी का पैसा उनके पास जाता है। मतलब आम आदमी तो लाखों करोड़ों है, वो करोड़ों में से जब भी 100 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 1 लाख रुपया, 10 हजार रुपया ऐसे जाता है, तभी वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है ना। क्योंकि जो एक्चुअल में पैसा है वो देश के गरीबों के पास, मिडिल क्लास के पास है। क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो उनका थोड़ा 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 पैसा, मतलब ड्रॉप ड्रॉप से समुंदर, बूंद बूंद से सागर बन जाना, इसी को कहते हैं। ठीक है। तो इक्विटी ओनर, हम जिसकी इक्विटी खरीदना चाहते हैं वो उसके ओनर हैं, वो स्टॉक मार्केट में आते हैं क्योंकि उनको अपनी कंपनी बढ़ानी है ना, अपनी कंपनी में ग्रो करना है, खुद को ग्रो करना है। तो इसके लिए वो अपनी इक्विटी लाते हैं, और फिर हम लोग हैं ट्रेडर इन्वेस्टर, जो हम वो इक्विटी को खरीदते हैं। अभी वो लोग अपनी इक्विटी जब भी लाते हैं स्टॉक मार्केट में, वो समझो 50% अपने पास रखेंगे कंपनी की हिस्सेदारी, और 50% बाहर दे देंगे। इसमें जो बाहर जो खेलती रहती है उसको बोलते हैं FFM कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। एक मैंने एक फॉर्मूला में यूज़ करता हूँ जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर है, जो प्री ओपन मार्केट में स्टॉक बताता है ना। मतलब जितना अवेलेबल है, मतलब अभी समझो एक अमाउंट ऑफ शेयर्स है, अभी रिलायंस ने समझो 50% अपने पास रखा है और 50% मार्केट के पास है ना। मतलब अपने जैसे, तुम्हारे जैसे लोग उसको खरीदेंगे, ट्रेडर इन्वेस्टर। तो जो डिमांड एंड सप्लाई, जो ये चीज़ वर्कआउट करती है, वो FFM पे ही करती है। क्योंकि जो 50% प्रोमोटर के पास है वो तो समझो डेड शेयर है ना, लेकिन जो 50% है वही सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो उसके बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई ये तय किया जाता है ना। तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं कभी बाद में उसका वीडियो बना दूंगा, है ना। तो बात यही है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, FFM कैप, वो हमारे पास होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर के पास। ठीक है। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट का एक्चुअल में बिजनेस क्या है। अगर मैं एक कंपनी हूँ, तो मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को कंपनी ग्रो करनी है ना। समझो मैं पेन बनाता हूँ, मुझे ये पेन का 1 करोड़ पेन बनाना है, तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? थोड़ा पैसा मेरे पास है, मैं जाऊँगा स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे अपनी कंपनी लिस्ट कराऊंगा, है ना। फिर वहाँ पे लिस्ट कराने के बाद जो ट्रेडर इन्वेस्टर हैं वो आएंगे, वो इसको इस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, और उस खरीदे हुए शेयर से मुझे जो पैसा मिलेगा मैं उससे अपनी कंपनी बढ़ाऊंगा। ठीक है। मशीनरीज लूँगा, लैंड लूँगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन लगा, पूरी लाइन लगाऊंगा, मैं वर्किंग फोर्स, सब मतलब समझ रहे हो ना कि ग्रोथ ऐसी होती है। ये दोनों, इक्विटी ओनर और इक्विटी ट्रेडर इन्वेस्टर, कंपनी ओनर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये स्टॉक मार्केट बीच के दलाल जैसा काम करता है। ठीक है। एकदम सीधी सीधी बात। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि NSE BSE वो एक्सचेंजेस हैं, है ना, वो टोटली अलग पार्ट है। लेकिन एक मोटा मोटा, है ना, मैं एकदम डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो समझ में आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मैं वो सब बता रहा हूँ। ठीक है। आगे चल के आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लैरिटी ऐसी हो जाएगी ना मन में कि वाओ, ऐसे एक्चुअल में लगेगा। उसके बाद कोई भी ट्रेडर, एक स्टॉक ट्रेडर, स्टॉक मार्केट में जब भी उसको पैसा कमाना होता है, वो सोचता है कि बाबा अपने को है ना अभी करियर करना है। एक तो करियर करना है, दूसरा मेरे को इसमें स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके कुछ पैसा कमाना है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो जाता है गूगल के पास, है ना, गूगल में जाता है, यूट्यूब में जाता है। एक यही 2 ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं। उसके बाद बुक्स भी हैं, कोई पेपर में से कुछ मिल गया तो मिल गया, न्यूज़पेपर में से वहाँ पे कुछ आर्टिकल मिल जाते हैं। वैसे अभी कोई भी अगर जाता है तो देखो वो क्या देखता है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको वो क्या समझता है कि हाँ, कंट्रोल इमोशन को कंट्रोल करना है, मैकेनिकल ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद कट योर लॉसेस, हाँ मतलब लॉसेस जो है वो छोटे छोटे रखने, और लॉसेस बड़े नहीं होने देने। लॉसेस बड़े होंगे तो उसको कट कर दो। ठीक है। फाइंड योर स्ट्रेटजी, आपको स्ट्रेटजी ढूंढनी है, स्ट्रेटजी। उसके बाद डोंट गो एलिन, ये क्या है एलिन, नहीं मालूम नहीं क्या है। उसके बाद डोंट फॉलो अदर्स, मतलब दूसरों को जस्ट फॉलो मत करो, है ना, कॉपी पेस्ट मत करो, अपना कुछ तो डेवलप करो। उसके बाद अवॉइड फोमो, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो नहीं होना चाहिए कि बाबा यार छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है। आपके पास कोई ऑफर आती है कि ये ऑफर आज के दिन है, इसको आज के आज खरीद लो,
नहीं तो ये कल एक्सपायर हो जाएगी। अगर आज खरीदोगे तो आपको 30-40% डिस्काउंट मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, वो डिस्काउंट के चक्कर में फोमो में आ जाते हैं और आज के आज ही खरीद लेते हैं, है ना। आज भी आप कुछ भी इंटरनेट पे डालो कि मुझे पॉलिसी लेनी है, नहीं तो कुछ चीज़ लेनी है, तो वहाँ पे एक ऑफर आती है जो आपके मन में फोमो क्रिएट करता है, फोमो इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स, है ना। ये सब बताया जाता है कि ऐसा है, कंट्रोल इमोशन करो, कट योर लॉस करो, फाइंड स्ट्रेटेजी करो, है ना, डोंट फॉलो अदर, अवॉइड फोमो, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, अगला वाला दूसरा पहलू नहीं दिखाया गया है। और मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है इसके पीछे, कंट्रोल इमोशंस के पीछे भी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है ना। इसके कट योर लॉसेस के पीछे भी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, स्ट्रेटेजी फाइंड करने के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, अवॉइड फोमो, डोंट फॉलो अदर, और इसका मतलब मालूम नहीं, लेकिन इसके भी पीछे भी बहुत टाइम दिया ही रहेगा। उसके बाद प्लान द ट्रेड, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट किया है। अगर इन सबको, ये वीडियो खत्म होने के बाद इन सबको वापस देखना, है ना, उसके बाद आपका नज़रिया चेंज होगा, आप इसको देखोगे थोड़े अलग नज़रिए से, है ना। वही नज़रिया मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, वो देने वाला हूँ। तो ये जो एक बात है ना, वो सिर्फ कॉइन का एक हिस्सा है, अगला वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। अभी हाउ टू ट्रेड स्टॉक, डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, यू वांट टू बी। आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, इंट्राडे बनना है, स्विंग बनना है, कि स्कैल्पर बनना है। उसके बाद रिसर्च ब्रोकरेज एंड चूज वन सुटेबल फॉर योर ट्रेडिंग स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब ब्रोकरेजेस देखो कि स्विंग में कितना लगेगा, इंट्राडे में कितना लगेगा, आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा चूज कर रहे हो, आप एफएनओ कर रहे हो कि इक्विटी कर रहे हो। ओपन ए ब्रोकरेज अकाउंट एंड फंड इट, ओपन करो ब्रोकरेज अकाउंट, उसमें पैसा डाल दो। रिसर्च द स्टॉक यू वांट टू ओन, मतलब जो स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो उसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है। मतलब देखो, अकाउंट खोलो, रिसर्च करो, प्लेस योर ऑर्डर विद ब्रोकरेज टू बायर, अकाउंट खोलो, रिसर्च करो और ऑर्डर डाल दो। उसके बाद लर्न अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, है ना, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भूलना मत, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात ऐसी है कि ये अपने को बस दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, बस ये ऊपर ऊपर वाला गेम है ना। जो एक स्टार्टिंग में ट्रेडर जो आता है स्टॉक मार्केट में, जो उसको करना है, मतलब उसको क्या करना है, पैसा कमाने का, तो बस ये उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसा पैसा कमाया जाएगा, लेकिन बस वो एक ही पहलू दिखा रहे हैं, दूसरा पहलू दिखा ही नहीं रहे हैं। इस बात को गाइस बहुत अच्छे से समझना, है ना, नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, इमोशन वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी स्टॉक ट्रेडिंग प्लान, जैसे हमने पीछे देखा, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। ये एक्चुअल में सब सच है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज लेके, 100% नॉलेज लेके, ये अपने को क्या है, सिर्फ 40% है तो 50% अपने को नॉलेज दे रहे हैं। अभी आगे देखते हैं। एक ट्रेडर, ये आप हो, ये पहले मैं था, लेकिन ये आज आप हो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि चलो स्टॉक मार्केट में करियर करना है तो भी गेट एजुकेटेड, कोचिंग करेगा, फिर ट्रेनिंग लेगा, है ना, फ्री की भी लेगा, प्रो से भी लेगा, पैसा दे के भी लेगा, फिर बुक्स पढ़ेगा, फिर ट्रेडिंग के ऊपर मूवीज देखेगा, फिर ऑडियो बुक्स भी सुनेगा ट्रेडिंग के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, बहुत सारी, सब कुछ देख लेगा, सब कुछ कर लेगा। फिर चूज एनालिसिस टूल, फ्री चार्ट, प्रो सॉफ्टवेयर गाइस, मैंने भी सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, मेरे खरीदे हैं, है ना, बस टाइम पास हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो एक्चुअल में स्कैनर है, जो है वो अपनी आंखें हैं, जो रियल स्कैनर, जो रियल टाइम पे एनालिसिस करती है, जो सब कुछ एक्चुअल में दिखाती है। सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा से सिर्फ निकलता है, लेकिन अपनी आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं, है ना। जैसे समझो आपने इनसाइडर कैंडल का एक सॉफ्टवेयर लगा दिया कि ये सब आपको पूरा मार्केट में आज डेली टाइम फ्रेम में इनसाइडर कैंडल मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको निकाल के दे देगा। लेकिन जिस टाइम पे आप उसको आंखों से देखते हो ना, आपको समझ में आता है कि ये कौन सी इनसाइडर कैंडल या लेवल पे है, कौन सी, है ना, कौन सी इनसाइडर कैंडल कौन से लेवल पे है, या फिर विदाउट लेवल पे है ना। अगर लेवल पे है तो उसकी रनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ऐसे टाइप से सॉफ्टवेयर सिर्फ डेटा से सिर्फ बना के दे देगा, जो है वो है, लेकिन उसको एक्चुअल में पर्दे के पीछे देखना, वो अपनी आंखें ही देख सकती है, क्योंकि अपनी आंखें अपने पूरे आज तक के नॉलेज के साथ देखेगी। अभी मैं एक इनसाइडर कैंडल को देखूंगा तो मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस से उसको देखूंगा, और एक सॉफ्टवेयर जब भी उसको इनसाइडर कैंडल को देखता है
तभी वो उसके अंदर अप्लाई किया हुआ जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से वो इनसाइडर कैंडल को देखेगा। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। प्रिपेयर स्ट्रेटेजी, अवॉइड स्टॉक मार्केट क्रैशेस, सिस्टम बैक टेस्टिंग, ट्रेडिंग रूल्स, सिलेक्ट न्यू सोर्सेस, ठीक है। ये भी एकदम प्रॉपर है ना, कि अपने को क्रैशेस से दूर रहना है। अगर हम लॉन्ग के ऊपर बैठे हैं, प्रॉपरली बैक टेस्ट करो, है ना, हर एक चीज़ बैक टेस्ट करो। ट्रेडिंग रूल्स, जो भी तुम्हारे रूल्स हैं, अगर रूल्स नहीं है तो उसको डेवलप करो, है ना। अच्छा सा न्यूज़ का सोर्स सिलेक्ट करो। ऐसे नहीं कि अपन कुछ भी करते जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे पॉइंट था, डोंट फॉलो अदर्स। वैसे हमको ऐसे नहीं कि हमको 100% नहीं सुनना है, कुछ तो हमारा भी सोर्स होना चाहिए जिसको हम सुनेंगे। बाद में सुनने के बाद ऐसे नहीं कि अपन जो सुनाएगा अपन वैसे ही करेंगे, लेकिन अपना दिमाग भी लगाएंगे, ठीक है। चूज ए व्हीकल, अभी एकदम खतरनाक है। स्टॉक से अगर जाओगे तो गाड़ी से जाओगे, ETF से जाओगे तो बस से जा रहे हो, ऑप्शन से जाओगे तो बाइक और रॉकेट नहीं, आप सीधा जो कैलकुलेटर पे डालोगे आप उसके हिसाब से पहुंच जाओगे। मतलब ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी नहीं, डायरेक्ट वहां पे पहुंचोगे। बाद में बाइनरी है, ऑप्शन से CFD है ना, ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हो। बाद में चूज अ ब्रोकर, डिस्काउंट एडवाइजरी, है ना। उसके बाद एग्जीक्यूट ट्रेडिंग प्लान, रिव्यू मार्केट, एनालाइज एंड इम्प्रूव। उसके बाद बिल्ड वेल्थ, एंजॉय। इतना सब कर लिया, बिल्ड वेल्थ, अभी इंजॉय, है ना। ये क्या मतलब, सिर्फ एक पहलू है एक सिक्के का, है ना। मेन बात वो आगे आएगी, अभी तक नहीं आई है। और गाइस सच में ये सारी चीज जो भी हमने अब तक देखी, अगर किसी को भी ट्रेडर बनना है तो यही सारी चीजें बताई जाती हैं। अभी भी आप गूगल पे नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, आपको सब यही बताया जाएगा, है ना। सिक्के का बस एक पहलू, अगला पहलू आगे आएगा। अभी देखो, जैसे हमने देखा पीछे कि ये देखो, दो अपना जो स्टॉक मार्केट है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। अगर एक्चुअल में देखा जाए, जो हम जिसका हम स्टॉक इक्विटी खरीदना चाहते हैं, वो जो खरीदने वाला है, और दूसरा जो इक्विटी देने वाला है। तो भी इक्विटी ओनर, ये बिजनेस टोटली अलग है। हम ये बिजनेस के खिलाड़ी नहीं हैं। जो मतलब इन्फोसिस, रिलायंस, बोट हो गया, जो नई नई hyundai का आ रहा है, वैसे वो सब अलग, उन सब के लेवल तक हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हम किस पे बात कर रहे हैं, इक्विटी ट्रेडर इन्वेस्टर। जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हमको उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। कॉम्पिटिटर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये ज़रूरी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक किराना दुकान डालना है ना। तो किराना दुकान डालने के लिए आपको पहले तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट किराना दुकान डाल दोगे और उसके बाद आप आपका धंधा चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने डायरेक्ट डाल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। जो जो आपने प्रोडक्ट भर के रखे हैं, समझो दाल चावल जो भी हैं, पल्सेस हैं, वो कब खराब हो रहे हैं, कौन से सीजन के हिसाब से कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है, भले वो पैकेट फूड हो या अनपैक्ड फूड हो, है ना। विंटर सीजन में क्या रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे मॉइस्चर होता है। बाद में समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस में फिर जो मतलब जो ऑयली टाइप के, नहीं तो जो वाटरी टाइप के जो सब कम प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। बाद में फिर रेनी सीजन में सब क्या रिएक्ट करता है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर किसी को अगर किराना दुकान डालना है तो ये अच्छा होगा कि अगर वो किसी 6 महीने ने तो 1 साल तक किसी किराना दुकान में काम कर ले। मतलब काम कर ले तो क्या होगा, उसको सब समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ ऐसे चलती है, वो चीज़ वैसे चलती है, ये चीज़ ऐसे चलती है। आपने देखा होगा जो पैक्ड फूड्स रहते हैं, वो समर सीजन में उसकी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन जैसे विंटर आ जाता है, विंटर में भी अच्छी खासी होती है, लेकिन रेनी सीजन में है ना, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। भले ही उसकी एक्सपायरी जो भी हो, लेकिन ये एक्चुअल में होता है। अभी जैसे कांदा भी है, कांदा रखा है, रेनी सीजन में कांदा जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि मॉइस्चर, है ना। वही समर सीजन में कांदा बहुत ज़्यादा टिकता है। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। अपने ट्रेडिंग के कॉम्पिटिटर्स, अभी कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, इंस्टीट्यूशंस में आते हैं म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स और बैंक्स, है ना। म्यूचुअल फंड तो सबको मालूम ही है, म्यूचुअल फंड सही है, पैसा डालो उसमें और 1 साल के बाद 2 साल के बाद बहुत बढ़िया पैसा मिलता है। हेज फंड्स वो भी सेम काम करते हैं, वो क्लाइंट्स लोगों का पैसा छोटा थोड़ा 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 पकड़ के सब बड़ा जमा कर लेते हैं, है ना। बूंद बूंद से वो भी एक मतलब तालाब बना देते हैं, फिर वो तालाब को फिर डालते हैं, पैसा लगाते हैं, है ना। स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। बैंक्स भी वही काम करती हैं, हर बैंक नहीं लेकिन बहुत सारे बैंक्स भी वही काम करती हैं। जैसे अपन FD में डाल दिया पैसा,
अभी ज़रूरी नहीं कि वो सब के सब रियल एस्टेट में डालें, वो भी अपना जो फंड्स है वो भी डाइवर्सिफाई करती है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रो ट्रेडर्स। अभी प्रो ट्रेडर्स की यही सारे नाम्स हैं, ज़्यादा मैंने नहीं लिए। इसमें राकेश झुनझुनवाला है, कोई कोई इन्वेस्टर भी है। ठीक है, उसके बाद रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर है 95%, आप जैसे मेरे जैसे। लेकिन एक फ़र्क ऐसा है, रिटेल ट्रेडर मोस्टली वो लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल इन द सेंस जो पैसा कंसिस्टेंटली कमा नहीं पा रहे हैं ट्रेडिंग से। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। और ये जो लोग हैं ना रिटेल ट्रेडर, ये मोस्टली क्या होता है, 1 महीने से 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा ये उतना ही टाइम रहते हैं मार्केट में, है ना। लेकिन वो 1 महीने से 1 साल वो बहुत सारा पैसा लेके आते हैं मार्केट में, और वो खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं और खेलते ही रह जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, जैसे हमने पीछे देखा, ये वो इन सब चीज़ों को समझते हैं, इनको पूरे अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, बहुत कुछ स्टडी करते हैं, बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, लेकिन वो 1 साल के बाद आउट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कि कोई कोई खींच देता है, 2 साल तक भी खींचता है, 3 साल तक भी खींचता है। भाई मैंने 5 साल तक खींचा इंट्राडे के लिए, फिर उसके बाद 2 साल मैंने एफ में टाइम वेस्ट किया। लेकिन 2 साल मेरे को एफ में टाइम वेस्ट करके मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे ट्रेड से सब सही है, बस डीके और स्लिपेजेस की वजह से मेरे लॉस जा रहे हैं, मतलब ब्रेक इवन पे निकल रहा हूँ, हल्का सा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे था। तो फिर बाद में मैं इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गया 100%। तो उसके बाद मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मतलब मेरे खर्चे निकल रहे हैं, मेरा घर चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, 95% 95% लोग सोचते हैं कि सही ये है, ये 2 चीज़ है, लेकिन आगे भी है जो एकदम अगला साइड है ना। 95% के लिए कॉइन का एक हिस्सा ये 2 चीज़ें हैं, है ना, ये 2 चीज़ें, लेकिन अगला हिस्सा हम आगे बताता हूँ, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, और ये जो अगला हिस्सा है वो इंस्टीट्यूशंस और प्रो ट्रेडर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बात यही है कि रिटेल ट्रेडर को जब भी वो उसको ट्रेडिंग सोचता है कि बाबा मुझे ट्रेडिंग में करियर करना है, तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब ये रिटेल ट्रेडर, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, प्रो ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन, है ना। अभी ट्रेडिंग करने वाले लोग कौन कौन है, इक्विटी ट्रेडिंग करने वाले ये तीनों लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस, प्रो ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स। ये रिटेल ट्रेडर्स सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर ये रिटेल ट्रेडर को समझना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं, प्रो ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस देखो, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बहुत सालों से मार्केट में है ना, बहुत सालों से मार्केट में है, और वो मार्केट में जिंदा है। क्यों? क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो अच्छे से चल रहा है। अगर लॉस मेकिंग होते तो कोई भी म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे जिंदा नहीं होता। हेज फंड्स भी बहुत सालों से चल रहे हैं, इतने कि 50 साल 100 साल। अमेरिका में ऐसी भी कंपनियां हैं जो 100 सालों के ऊपर से चलती आ रही है और आज भी चल रही है और आज भी प्रॉफिटेबल है ना। उसके बाद बैंक्स भी हैं। ये क्यों चलते आ रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। और ये प्रो ट्रेडर्स ये भी बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। जेसी लिवरमोर का ये छोड़ दो, लेकिन वो भी एक टाइम पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे। उन्होंने 3 बार अपना कैपिटल ब्लो कर दिया, लेकिन वो अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे। उनका नाम आज भी अच्छे ट्रेडर्स में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब अपन समझेंगे अभी अच्छे से। बस एक बात याद रखना, अगर बिजनेस में जाना है तो आपको कंपटीटर्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कंपटीटर्स को नहीं समझोगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे काम करके इतने सालों तक जिंदा है वो काम में, अगर ये नहीं समझा ना तो तुम भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम सीधा चले जाओगे, हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वैसे करूँगा, इन दोनों को बिना समझ के, तो बस तुमने सिक्के का एक ही पहलू देखा और बस तुम निकल पड़े। ये नहीं होने वाला। अभी हम देखते हैं कि सिक्के का एक पहलू, मैं जो बोल रहा हूँ कब से, वो क्या है। अभी समझो हम किधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, चाहे बस से या ट्रेन से, या आप अपने बालकनी में खड़े हो जाओ या किधर भी जाओ, आप जिस हिसाब से देखते हो। अभी समझो ये अर्थ है, ये अर्थ गोल है ना, लेकिन हम जहाँ पे भी खड़े हैं हम सिर्फ ऐसे देखेंगे। ठीक है, टेंजेंशियली समझो। तो ये क्या है, अभी हम देख रहे हैं खिड़की के बाहर, हमको दुनिया ऐसी देख रही है, हमको दुनिया ऐसी दिख रही है। और ये जो लोग हैं ना, जो भी अपने को क्लासेस सिखाते हैं, ट्रेडिंग सिखाते हैं, वो भी अपने को ट्रेडिंग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। अभी इस चीज़ को अच्छे से समझो, हमको दिख क्या रहा है, हमको साइड वे से दिख रहा है कि क्या है एक्चुअली, है ना, साइड वे से। और ये साइड व्यू, उसके बाद ये टॉप व्यू। साइड व्यू से सिर्फ अपने को साइड से दिखता है। अब ये बिल्डिंग जो व्हाइट कलर की, उसके पीछे क्या है,
ये जो टावर है रेड कलर का, उसके पीछे क्या है, ये कुछ घंटा नहीं दिख रहा। पहले क्या है, ब्लैक बिल्डिंग, फिर व्हाइट बिल्डिंग, फिर वापस ब्लैक बिल्डिंग। इन तीनों सिनारियों के, तीनों बिल्डिंग्स के बीच में क्या है, वो दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है। इसके लिए ये साइड व्यू है। जो अच्छा अच्छा है ना, सिर्फ वही दिखता है ना। ये साइड व्यू हो गया। अभी टॉप व्यू में देखते हैं। ये टॉप व्यू में हम देखने वाले हैं ये धारावी। मुंबई सबको मालूम है कि बहुत बड़ा कैपिटल सिटी है, लेकिन एक धारावी भी है। ये स्लम एरिया है। ये देखो, एक पूरा गटर है यहाँ पे, बीच में गटर, एक साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही है ना, बहुत बड़ी बड़ी। देखो पूरा का पूरा, ये देखो पूरा का पूरा एक पूरी दुनिया है एकदम डेवलप्ड, और एक टाइप, और एक साइड में पूरा का पूरा मतलब स्लम एरिया। और स्लम एरिया के देखो, ये बीच में गटर है ना, आजू बाजू से भी गटर है, ये रोड है, यहाँ पे ये साइड में पूरा गटर है। तो मैं यहाँ पे कुछ मतलब गलत नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में रियलिटी है। ऐसा नहीं कि धारावी बहुत गलत है, मतलब गंदी है वगैरह। गंदी तो है इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है ना, थोड़ा क्लीनलीनेस का इशू है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं जिनका 1 लाख करोड़ के ऊपर टर्नओवर है ईयरली का, है ना। ऐसा नहीं कि टोटली ख़राब है, गलत है, लेकिन थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो अभी देखो, अगर आप ये चीज़ को, अगर आप ये साइड से, पीछे से, नहीं तो बिल्डिंग के थ्रू अगर देखोगे, तो आपको ये धारावी दिखने नहीं वाली है ना। बात यही है, आपको जो भी चीज़ देखनी है ना, आपको टॉप व्यू से देखनी है कि भाई ये कैसा है एक्चुअल में। हमको बस साइड से देख लिया, हाँ हाँ, बस बस, ऐसा ऐसा नहीं, पूरा ऊपर से देखना है। अगर समझो ये, इस चीज़ को समझो यार। ये देखो, ये रोड है। अभी देखो, कोई भी बंदा ये रोड पे अगर खड़ा है, वो अगर धारावी की तरफ देखेगा, है ना, धारावी की तरफ देखेगा, तो उसको क्या ये गटर दिखने वाली है? नहीं दिखने वाली। उसको बस ये स्टार्टिंग का दिखेगा, हाँ बहुत कुछ तो चार टाइप एरिया है स्लम से थोड़ा सा, बस। लेकिन पर्दे के पीछे ये जो चीज़ है, वो कॉइन का दूसरा वाला साइड है, ठीक है। ये रियलिटी उसके पीछे छुपी है। अपने को सामने से कुछ नहीं दिख रहा। रोड भी बहुत अच्छा है, और मुंबई में है, और सी फेसिंग रोड है। सी फेसिंग मतलब थोड़ा ही आगे जाके सी है, मतलब सी के बाजू में रोड है। तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब औसम ही है, लेकिन एक्चुअल में कुछ तो अलग पक रहा है अंदर। पक रहा है मतलब रियलिटी अलग है, दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो के जरिए कि साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखना कैसा है। ये देखो, कौन बोलेगा भाई कि ये इसके बाजू में इतना बड़ा स्लम है ना, कौन बोलेगा? बस इस चीज़ को समझो। मैं इसमें ना मुंबई की बेइज्जती कर रहा हूँ, ना कुछ ख़राब दिखा रहा हूँ। हालांकि धारावी भी अभी डेवलप होने वाला है, चल रहा है, रेस चल रही है कि कौन उसको डेवलप करेगा, है ना। तो मैं बस सच्चाई दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अपने को जो दिखता है, ज़रूरी नहीं कि वही पूरा 100% सच हो। जो दिखता है वो सच है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 100% सच हो। जो दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं कि वो 100% सच है ना, आधा भी सच हो सकता है। बस यही था मेरा ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य, ठीक है, कि आपको साइड व्यू और टॉप व्यू देखना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है ना, क्या क्या है साइड व्यू और टॉप व्यू। जो भी ट्रेडिंग में आ रहा है, जो भी ट्रेडिंग में करियर करना चाहता है, वो बस भाई क्या कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग को बस एक दिशा से देख रहे हैं, है ना, एक दिशा से। उनको लगता है हाँ ये ऐसी ट्रेडिंग है। अभी जैसे देखो, ये अपन ने यहाँ पे देखा, ब्रोकरेज, हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स एंड हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। इन सबको अगर फॉलो कर लिया, समझो, और इसमें और 1-2 पेज डाल दो जिसमें और कुछ, तो बस हो गया। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट का और ऐसा 2-3 पेज बना दो, बस वही हो गया। वो ही नहीं है ना, वो एक ही पहलू है कॉइन का जो आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन आपको जो देखना है वो ऐसा देखना है ना। ये समझो आप हो, तो आपको टॉप व्यू से देखना है। हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में, सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, आपको कोई भी जिंदगी में कोई भी काम करना है, तो जो दिखता है, जो दिखाया जा रहा है, ज़रूरी नहीं कि वही सही हो। आपको हमेशा अच्छे से देखना है, टॉप व्यू से। अभी समझो आपको रोड बनाना है ना, ये समझो यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे दिल्ली है पीछे। तो रोड बनाने के टाइम पे क्या वो जाएंगे रास्ते से और देखेंगे? नहीं, वो हेलीकॉप्टर से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। वो मैप लेके आएंगे कि कहाँ पे ज़मीन है, कहाँ पे घर है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का कुछ है, कहाँ पे खेती है ना। वो सब देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अपने को कहाँ कहाँ से रोड मुड़ाना पड़ेगा, अपने को क्या क्या
क्या बोलते हैं उसको, लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, है ना। तो वो उसके हिसाब से रोड बनाएंगे। अभी पाइपलाइन, जो अपन गैस पाइपलाइन होती है, जो गटर होता है, तो गटर कैसे गली गली से जाके से बस काम हो जाएगा, उनको प्रॉपर एक एरिया का मैप लगेगा, उसके बाद ही वो प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। ऐसे ही एक्चुअल में प्लानिंग होती है, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे ही प्लानिंग करती है। आपको भी ट्रेडिंग को अच्छे से देखना चाहिए, मतलब पूरा बिजनेस ये कैसे चल रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सालों तक से पैसे कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं और वो कमाते रहेंगे भी आगे। आप आज हो, आप कल नहीं रहोगे, लेकिन वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा रहेगी आपके कॉम्पिटिटर्स की, मतलब फंड्स वो हमेशा चलने वाले हैं, है ना। तो अपने को देखना है, हैव अ डीप लुक ऑन डिफरेंट एंड ईच एंगल, अलग अलग एंगल से, लेकिन हर एक एंगल से आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक छोड़ दिया, मिस कर दिया, ऐसा नहीं, आपको हर एक देखना है ना। एट वेरियस पर्सपेक्टिव, हर एक पर्सपेक्टिव से जितना ज्यादा पर्सपेक्टिव लगा सकते हो उतना ज्यादा, मतलब इस चीज को सीखने के लिए डाउट करना हर एक चीज पे, है ना। समझो आज तुमने सोचा सीखना है, अगले 1 महीने तक जो भी डेटा जमा करना है, जो करने आगे जाके करना है स्टॉक ट्रेडिंग में करियर करने के लिए, वो सब लिख के रखो और हर एक चीज के ऊपर डाउट करो। 1 महीना बस वही काम है आपका, बस हर चीज को लिखो और डाउट करो, ये कैसे, ये क्यों, ये कहाँ से, ये कैसे, है ना, किसने किया, काय को किया, किसके लिए किया, सब किसके लिए किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि किसी बंदे के लिए किया, किसके लिए किया, ये अभी आगे समझेगा ये क्वेश्चन। हाउ कॉम्पिटिटर्स आर वर्किंग, थिंकिंग, एग्जीक्यूटिंग, ट्रेडिंग, है ना। ये एक एक शब्द, 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चारों के चारों शब्द आपको आगे समझ में आएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे, ठीक है। अभी गाइस, ये जो एनुअल रिटर्न चार्ट है, म्यूचुअल फंड्स का है, फंड्स का है और प्रो ट्रेडर्स का है। ये जो एनुअल एवरेज है, ये मैंने मैक्सिमम नहीं ली है, ये मिनिमम और एवरेज में से है। किसी किसी का मिनिमम लिया है, किसका एवरेज लिया है, किसका एवरेज और मिनिमम का एवरेज लिया है। आप ये सब आंकड़े गूगल कर सकते हो, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड्स का एवरेज एनुअल इनकम फ्रॉम ईयर्स ये 12% के आसपास है, ठीक है। और एक रिटेल ट्रेडर सोचता है कि वो महीने का 25 से 50% बना लेगा अपने कैपिटल पे, है ना। ये कितना बड़ा जोक है। एक रिटेल ट्रेडर सोचता है कि वो 25 से 50% बना लेगा, देखो कितना बड़ा जोक है। हंसू की रो, है ना, क्योंकि मैं भी सोचता था। उसके बाद जो स्मार्ट रिटेलर होते हैं, एकदम स्मार्ट रिटेलर, जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, समझो, जो सोचते हैं कि जो दुनिया नहीं कर पाई ना, वो मैं करके दिखाऊंगा, वो मैं करके दिखाऊंगा। और मैं भी ऐसे ही था। ऐसा नहीं कि अभी अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप हो फालतू आदमी, गलत आदमी, मूर्ख आदमी आप हो, अगर आप ऐसा सोचते हो। लेकिन ये मैं भी हो चुका हूँ, मुझसे भी ये चीज़ गया है, ठीक है। मैंने भी सोचता था कि 50%, 100% पर मंथ कमाऊंगा, है ना। 1.5-2 लाख का कैपिटल लेके बैठा था, सोचता था कि 1.5-2 लाख, 1 लाख के ऊपर ही कमा लूंगा, लेकिन वो नहीं हुआ गाइस। बहुत बहुत पापड़ पहले, बहुत स्ट्रगल किया, जो चीज़ हो ही नहीं सकती थी उसके लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, लेकिन यही है। तो म्यूचुअल फंड्स का एक्चुअल रिटर्न 12% है, जो महीने में अगर देखोगे तो 1% होता है, पर मंथ 1%। हेज फंड्स का 15%, जो मंथली अगर देखा जाए तो 1.25%, 1.25%। आपने सुना होगा कि प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं जो पैसा देते हैं मंथली परसेंटेज के हिसाब से, वो कितना देते हैं, 1% से चालू होता है, 1% से चालू होके आपको 2% तक मिल जाता है ना। और जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, दुकान वाले वगैरह, उनको वही लोन, मतलब विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट कुछ, आप उनको वही लोन 3 से 5% के बीच में मिल जाता है ना। कोई कोई मजबूरी का फ़ायदा उठा के 10% पे भी देता है ना। लेकिन जो एक्चुअल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है प्राइवेट फाइनेंसर्स लोगों का, वो 2% है पर मंथ, मतलब साल का 24%, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ उनके पास गिरवी रखते हो तो फिर वो रेट ऑफ परसेंटेज गिर जाता है, ठीक है, वो कम कर देते हैं। उसके बाद बैंक्स कमा रही है स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टिंग करके 8% साल का, ठीक है। अभी मार्क मिनरविनी पे आते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, तो ये कमा रहे हैं 155 से 220%, है ना। इन्होंने कमाया है, कभी कभी इनका जो रिटर्न है वो 300% भी गया है, लेकिन अब
गूगल पे अगर देखोगे, नहीं तो उनकी इंटरव्यूज़ में देखोगे, तो आप ये जानोगे कि वो 300% हर महीना नहीं कमाते। इसको भी आप 155% पकड़ो, 220 मत पकड़ो। 220 कभी कभी गया है ना। वो 300 भी कभी कभी गया है। जैसे साल में ज़रूरी नहीं कि आपके हर महीने का प्रॉफिट सेम हो, किस महीने में कम भी होगा, किस महीने में ज़्यादा भी होगा, है ना। तो वो ज़्यादा वाला पार्ट वो है जो 300 के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, अगर मंथली के हिसाब से देखा जाए तो देखो 13% से आसपास वो कमाते हैं पर मंथ। अपना ट्रेडिंग कैपिटल, अगर 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है, अगर 1 लाख का है तो 13,000 हर महीने। अगर 1 करोड़ का है तो 13 लाख हर महीने। ठीक है, टॉम हॉवर्ड का ये जो 100% एनुअल एवरेज है, एनुअल रिटर्न, ये है मिनिमम। इन्होंने हमेशा 100% से ज़्यादा ही कमाया, मतलब हर साल अपना कैपिटल डबल, हर साल। देखो इस चीज़ को अच्छे से समझना, हर साल कैपिटल डबल, हर महीने नहीं, है ना, हर साल। और इनका अगर अपन मंथली में करते हैं तो 8.3 के आसपास से कमा रहे हैं। मतलब अगर समझो ये हमेशा मिनिमम 100% कमा रहे हैं, तो समझो मंथली एवरेज 10% के आसपास। अभी तो यहाँ पे 8 दिख रहा है, लेकिन 10 पकड़ लो, है ना। 10 के ऊपर नहीं जाते, नहीं मतलब नहीं, है ना। ये मार्क मिनरविनी, इनका ये अलग ही है, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस मत करना। पहले नीचे वालों की इधर फोकस करना, फिर बाद में इनके ऊपर जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ बाबा इन लोगों ने इतना कमाया, मार्क मिनरविनी ने इतना कमाया तो अपन भी उतना कमा लेंगे, ऐसा मत सोचना गाइस। पहले छोटे से शुरुआत करना, है ना। सीधा अभी ये जो मार्क मिनरविनी है, ये बहुत बड़े ट्रेडर हैं, सीधा इनको कॉम्पीट करने का कोशिश मत करना। पहले छोटों को कॉम्पीट करना, जिनको ऐसे नहीं कि ये छोटे हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छा रिटर्न और सबने कंसिस्टेंट रिटर्न कमाया। जैसे लिवरमोर को छोड़ के कंसिस्टेंट नहीं थे लेकिन कमाया। ठीक है, उसके बाद पॉल ट्रेडर जोन्स, टूडर, अभी इन्होंने 19% का ईयरली रिटर्न कमाया है। ये इनका एवरेज मैंने पकड़ा है, इनका ज़्यादा भी है लेकिन एवरेज पकड़ा है। तो मंथली में अगर कर दिया जाए तो 1.58, ये इतना कम नहीं है लेकिन एवरेज यही है। ठीक है, उसके बाद जेसी लिवरमोर 39% पर ईयर, है ना। अभी इन्होंने 3 बार बहुत बहुत ज़्यादा पैसा कमाया क्रैशेस में, है ना, लेकिन वो पूरे लाइफ में 3 बार। तो उसके लिए अपन एवरेज तो नहीं कर सकते ना, ये उन्होंने हाँ 1000% कमा लिया, 1000 नहीं, ठीक है, एवरेज। उसके बाद अभी ये जो 2 आंकड़े हैं, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला और जिम साइमंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 3 आंकड़े इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडर्स को फॉलो करने चाहिए, 2nd, 5th और 6th। ठीक है, ये 2nd, 5th और 6th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला एक ट्रेडर थे, फिर बाद में इन्वेस्टर बने। राकेश झुनझुनवाला ने 60% कमाया है एनुअली, मतलब मंथली एवरेज हो गया 5%। और जिम साइमंस, अभी मैंने जो अपना ट्रेडिंग का टारगेट वगैरह, जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं एनुअल नहीं तो मंथली, जो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो मैंने फॉलो किया है जिम साइमंस को। क्योंकि देखो इन्होंने, इनकी भी हेज फंड कंपनी है ना, कुछ तो मिलेनियम फंड करके कुछ तो कंपनी है। तो वहाँ पे उन्होंने साइंटिस्ट को हायर किया हुआ है। वो साइंटिस्ट हैं जो काम पे आते हैं और जाते हैं हेलीकॉप्टर से, है ना। तो मैथमेटिशियंस हैं, फिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो उन लोगों को हायर करके, इतने बड़े बड़े लोगों को हायर करके, जितना उनका नॉलेज है उनको हायर करके, वो साल का 66% कमा रहे हैं, मतलब महीने का हो गया 5.5, है ना। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं भी मेरा मंथली टारगेट होता है वो 5% का होता है मिनिमम। फिर मैक्सिमम वो कभी कभी 10 तक भी जाता है, कभी कभी 15 तक भी जाता है ना, कभी कभी 20 तक भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गया 20 तक जाता है, लेकिन साल में 1-2 बार अपन बोल सकते हैं कि 10% से ऊपर जा रहा है। लेकिन 10 महीना वो 5 से 10% के बीच में ही रहता है। कितना भी कर लो वो उतना ही रहता है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के साथ जी रहे हैं और ट्रेडिंग एफिशिएंसी लेस देन 30% के आसपास होती है, और यही है। और जो रिस्क रिवॉर्ड होता है मेरा सिंगल डिजिट रिस्क होता है, लेस देन 1% मैं रिस्क करता हूँ। और जो हाईएस्ट रिवॉर्ड है वो डबल डिजिट, हमेशा डबल डिजिट रिवॉर्ड ही लेना है। और रिवॉर्ड जाता है 5% से 10%, 15% तक। ठीक है, तो ये है सक्सेसफुल ट्रेडर्स का एनुअल एवरेज इतना है और ये मंथली एवरेज इतना है।
है ना। अभी आप सोचो कि ये आंकड़े कहाँ हैं और ये आंकड़े कहाँ हैं। यहाँ पे ही एक रिटेल ट्रेडर की नैया पानी में डूब जाती है ना। ये एक्चुअल में बता रहा हूँ, रिटेल ट्रेडर की नैया पानी में डूब जाएगी। अभी देखो, म्यूचुअल फंड्स जो बहुत सालों से हैं, है ना, आपके जन्म से पहले से हैं, हो सकता है कि आपके पापा के जन्म से पहले से भी हो, है ना। अभी इंडियन म्यूचुअल फंड्स का तो मालूम नहीं, लेकिन यूएस के म्यूचुअल फंड्स तो बहुत टाइम से, हेज फंड्स भी बहुत टाइम से। और आज के टाइम पे वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ कैसे जनरेट की, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग से। रिटेल ट्रेडर कंपाउंडिंग के ऊपर भरोसा नहीं करता। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अपने एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे मारूं, है ना, वो इसके पीछे होता है। तो गाइस, ये वही चीज़ है, ये एक्चुअल में भी इतना ही कमाया जाता है। इससे अगर ज़्यादा कोशिश करोगे तो अपनी ही मारना है। मतलब एक्चुअल में अगर इससे ज़्यादा करोगे, ये जो चीज़ है ऐसे करोगे, तो ये गलत है। सच्ची में बोलता हूँ कि कुछ महीनों में, नहीं तो 1-2 साल में आपको ट्रेडिंग करियर छोड़ना पड़ जाएगा अगर आप इसके पीछे पड़ोगे। ये चार्ट को अच्छे से देखो। आप भी, मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को आप गूगल करो, सिर्फ गूगल नहीं, आप मैगजीन्स में देखो, पेपर्स में देखो कि इनका एक्चुअल में रिटर्न कितना है ना। अगर रिटर्न वेरी करेगा तो मुझे लगता है इनका 4 से 5% नीचे और ऊपर हो सकता है वेरी, लेकिन एवरेज यही करेक्ट है। ठीक है, आप इसको एनालाइज करना, फिर से वेरीफाई करना। आप इसके ऊपर बस इसके बेसिस पे बैठ मत जाना, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे, अपने आंखों से जब भी देखोगे तभी और थोड़ा भरोसा होगा, है ना। इसके ऊपर भरोसा मैं नहीं बोलता कि डायरेक्टली कर दो, लेकिन इसके ऊपर भरोसा करना अगर ट्रेडिंग में करियर करना है और ज़िंदा होना है ना। रिटेल ट्रेडर ये आंकड़े इसके लिए रखता है क्योंकि उसके पास कैपिटल कम है। कैपिटल कम होने की वजह से उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो पूरी नहीं होगी, है ना। तो अभी भाई चीज़ ऐसी है कि अगर नहीं है औकात तो मत करो, जितनी अपनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो। एकदम सीधी सीधी बात है, नहीं तो नहीं, बात एकदम सीधी सीधी है। अगर आज के टाइम पे मैं सोचूं कि मैं एक ज्वेलरी शॉप डालूं, मतलब ज्वेलरी, मतलब हीरे की ज्वेलरी की, तो मैं नहीं डाल सकता, मेरी औकात के बाहर है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मेरी औकात में है, मैं चांदी का कर सकता हूँ, सोने का कर सकता हूँ एक टाइम पे, लेकिन हीरे का नहीं काम कर सकता। तो जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, ये एक्सेप्ट करो। मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत अच्छी कार नहीं ले सकता, है ना, 10 लाख के आसपास ले सकता हूँ, लेकिन 20 लाख के ऊपर की नहीं ले सकता। ये रियलिटी है, ये मेरी औकात है ना। मैं अपनी औकात बढ़ाने के लिए काम कर सकता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में मैं अपना कुछ अच्छा करूँ, तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ, लेकिन आज के टाइम पे मैं नहीं कर सकता, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे आपको भी अपनी रियलिटी, अपनी पोजीशन एक्सेप्ट करनी होगी गाइस, ठीक है। 1 लाख कमाने के लिए अगर हम ये आंकड़ों के साथ जाएं, है ना, इन दोनों महाशयों के हिसाब से, तो आपको 1 लाख कमाने के लिए आपको इक्विटी में 20 लाख की ज़रूरत है, ठीक है। अभी ऐसा मत सोचना कि आप एफएनओ कर दोगे। अभी देखो, ये हमने देखा कि इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इक्विटी देता है। एफएनओ यार टोटली सट्टा है ना, 2 लोगों के बीच में होने वाला। ये जो है वो बिजनेस है, क्योंकि ये जा रहा है इक्विटी के पास, मतलब जो इक्विटी ओनर के पास, है ना, कंपनी के पास जा रहा है, और जो एफएनओ है वो 2 लोगों के बीच में सट्टा है। ऐसा मत सोचना कि कम कैपिटल से अपन एफएनओ से कर देंगे, ये एफएनओ से नहीं होने वाला गाइस। एफएनओ से बहुत ज़्यादा टाइम पास होगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इक्विटी से आप कर सकते हो। ये सब लोग इक्विटी में काम करते हैं, है ना। ये एफएनओ फंड भी चलाते हैं, लेकिन वो एफएनओ फंड का जो रिजल्ट है, इनकम है, वो इतना नहीं है, रिटर्न बहुत कम है, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि रिस्क हाई और रिवॉर्ड हाई, लेकिन उनको भी मालूम है जो एक्चुअल में पैसा कमाते हैं वो इक्विटी से ही कमाते हैं, कंपाउंडिंग से होता है, ठीक है। और इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट है तो कुछ टाइम के बाद अपने को बोनस मिलता है, अपने को डिविडेंड मिलता है ना, प्राइस बढ़ती है, वो अलग। ट्रेडर्स कंपैरिजन चार्ट, ठीक है। अभी इस चार्ट को अगर समझ लिया जाए, समझ लोगे, तो तुम पार कर लोगे ट्रेडिंग को, ठीक है। अभी आता है यहाँ पे चार्ट्स वगैरह, सब 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 जो भी तुम सोच के आए हो, मैं चार्ट्स में ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, इस चीज़ को समझने के बाद, समझना, सिर्फ समझना नहीं, इस चीज़ के ऊपर भरोसा भी करना गाइस। सिर्फ भरोसा करोगे तभी होगा, अगर भरोसा नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। इस चीज़ के बेसिस पे ही आप वाइकॉफ ट्रेडिंग समझो,
आप ICT ट्रेडिंग समझो, इनर सर्कल ट्रेडिंग, जो आज के टाइम पे बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत फेमसली चल रहा है, वो लिक्विडिटी के बारे में। एक्चुअली इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर ही है ना। तो इस चीज़ को समझो, है ना। प्रो ट्रेडर्स के इंटरव्यू सुनो, देखो, बहुत ज़्यादा जो हेज फंड्स में मैनेजर्स हैं उनके ट्रेडर्स देखो। 2 चैनल बताता हूँ, यूके स्प्रेड बेटिंग और मनी शो। ये दोनों में आपको भर भर के आपको इंटरव्यूज़ मिलेंगे, जहाँ पे प्रो ट्रेडर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, कैसे हेज फंड्स काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी इस चीज़ को समझते हैं। ट्रेडिंग कैपिटल है ना, एक साइड में रिटेल ट्रेडर, प्रो और इंस्टीट्यूशन, और ऊपर के साइड में ट्रेडिंग कैपिटल कितना लगता है, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कौन कैसा क्या करता है, रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू ट्रेड, है ना। रिटेल को ट्रेड करने के लिए, प्रो को और इंस्टीट्यूशन को ट्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड लिक्विडिटी कितनी होती है ना, कितनी होनी चाहिए, लिक्विडिटी अवेलेबल वाइल ट्रेडिंग। अभी रिक्वायर्ड लिक्विडिटी कितनी और लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये बात अलग अलग है। ठीक है, रिक्वायर्ड लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए और वो लिक्विडिटी जितनी होनी चाहिए वो अवेलेबिलिटी कितनी है कि नहीं, बस बात ऐसी है। ठीक है, उसके बाद एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी, फिर कंक्लूजन। अभी ट्रेडिंग कैपिटल रिटेल ट्रेडर का होता है 2 से 10 लाख, है ना, इससे भी कम है। अगर 1 लाख आपका कैपिटल है तो ट्रेडिंग एंड लिविंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप 5%, 5,000 कमा सकते हो, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसका भी, जो भी भाई का कैपिटल कम है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट छोड़ दो, एक्चुअल में छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, जैसे हमने पिछले इसमें देखा कि आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं, है ना, वो रूल, अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो तो 1 लाख से काम करो। अगर 10,000 है तो 10,000 से काम करो, लेकिन काम कैसे करो कि 5% आप मंथली कमाओगे। ठीक है, कमाने के बाद उसको जमा करो, अपना प्रैक्टिस करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कैपिटल 5 लाख 10 लाख हो जाएगा, है ना। आप इस दुनिया में आए हो तो काम करोगे और ग्रोथ करोगे, फिर इसमें हो या किसी और काम में। जॉब में हो तो जॉब में लग जाओ, नहीं तो कोई अगर कोई दूसरा काम है तो दूसरा काम करो, लेकिन पैसा जमा करो, उसके बाद फिर ट्रेडिंग करो। और जिस टाइम पे कैपिटल आने के बाद आप ट्रेडिंग करोगे ना, आपका कैपिटल ग्रो करेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है कम अमाउंट से। ठीक है, तो कम अमाउंट है इसके लिए ट्रेडिंग छोड़ देना, ये गलत डिसीजन है ना। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके पास पैसा होगा तो आप फिर सोचोगे कि मैं इसको फिर FD कर देता हूँ, म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, उधर डालता हूँ। अभी म्यूचुअल फंड में देखा आपने कितना कमा रहा है ये महीने का, 1.25 से समझो 2% पकड़ो, 1.5% पकड़ लो, है ना। लेकिन आप खुद का काम करोगे तो 5% किधर भी नहीं जाएगा, ये फ़र्क है ना उस टाइम पे। तो आप बोल सकते हो कि जितना साला FD एक साल में कमाता है, आप उससे 12 गुना का तेज़ काम कर रहे हो। ठीक है, मैं तो यही बोलता हूँ हर किसी को। तो अभी प्रो ट्रेडर्स, इनका कैपिटल 1 CR के आसपास होता है। ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर भी होता है किसी से। फिर इंस्टीट्यूशंस का जो कैपिटल है वो 10 करोड़ से चालू होता है, लेकिन 100 करोड़ पकड़ो। ठीक है, अभी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो रहती है, नीचे से देखते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस की होती है ना वो मॉडरेट टाइप की होती है, मतलब आना चाहिए, है ना। जो अपने यहाँ पे पीछे देखा, ये इंस्टीट्यूशंस की रिटर्न है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं, बस आनी चाहिए, कुछ ना कुछ 10% कुछ होना चाहिए। प्रो ट्रेडर्स का थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, उनका हाई रहता है। रिटेल ट्रेडर्स का एक्सट्रीमली हाई, है ना, एक्सट्रीमली हाई। अभी इस 2 चीज़ों को अच्छे से देखो, लेस कैपिटल, एक्सट्रीमली हाई रिटर्न। इधर देखो, वेरी हाई कैपिटल और मॉडरेट, मतलब लो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। दोनों में समझो, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है ना, वो भी तो सोचेगा कि मैं भी मार्जिन ट्रेडिंग कर लेता हूँ और ये मैं अपनी खुद की एक कंपनी चालू करूँ। जिसके पास 100 करोड़ है, वो क्या सोचेगा कि मैं 100 करोड़ का खुद अपना एक ब्रोकर फर्म ले लेता हूँ, ब्रोकरशिप खुद चालू कर देता हूँ और मैं खुद को ही मार्जिन देता हूँ। ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसके लिए ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए इस चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू ट्रेड। ठीक है, रिटेल ट्रेडर के पास कम कैपिटल होता है, इसके लिए उनको वेरी लेस लिक्विडिटी लगती है, बहुत कम लिक्विडिटी लगती है। अगर बहुत कम मतलब बहुत कम यार, कोई भी कहाँ पे भी कितना भी पैसा डालो उनका ट्रेड एग्जीक्यूट होना ही है। वही प्रो ट्रेडर्स को थोड़ी ज़्यादा लिक्विडिटी लगती है, क्योंकि
उनका कैपिटल रिटेल ट्रेडर से थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब एक ऐसा समझो कि जिस टाइम पे 100 रिटेल ट्रेडर को खाएगा तो प्रो ट्रेडर बनेगा, जिस टाइम पे 100 प्रो ट्रेडर को खाएगा तो वो इंस्टीट्यूशन बनेगा, है ना। ये थोड़ा सा समझ में आया ना। मतलब 100 रिटेलर ट्रेडर इज इक्वल टू 1 प्रो ट्रेडर, उसके बाद अपन समझते हैं 100 प्रो ट्रेडर इज इक्वल टू 1 इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हम ऐसा समझ सकते हैं इसको। उसके बाद लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी वाइल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडर के लिए 100% ऑफ टाइम लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, 100%। सुबह मतलब 9:15 से 3:30 बजे तक कहीं पे भी ऑर्डर डालो 10 लाख तक माल यूँ चला जाएगा, यूँ। प्रो ट्रेडर्स की ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है ना, ऑलमोस्ट। लेकिन प्रो ट्रेडर्स कहीं पे भी ट्रेड नहीं डालते, वो इंस्टीट्यूशन के साथ ही ट्रेड डालते हैं, क्योंकि ये प्रो ट्रेडर्स जो है ना, ये साले इंस्टीट्यूशन के साथ काम किए हुए हैं, तो इनको वो मालूम रहता है कि वो कैसे काम करते हैं, है ना। ये इसका बहुत बड़ा ट्रेडिंग एज है प्रो ट्रेडर्स लोग का। अभी इंस्टीट्यूशंस नेवर एवर, कभी नहीं उनके पास वो लिक्विडिटी होती। दे हैज टू जनरेट प्रोड्यूस द लिक्विडिटी। इस चीज को है ना बहुत अच्छे से समझो गाइस, ये लाइन के ऊपर ही पूरा गेम है। अगला जो हिस्सा है ना, मैंने बोला कॉइन का, ये अगला हिस्सा वो वाला है। नेवर एवर उनकी लिक्विडिटी कभी नहीं होती मार्केट में जितना वो 100 करोड़ रुपए डाल सकते हैं। आप देखो कौन से कैंडल में वो 100 करोड़ दिख जाता है, ये 100 करोड़ का वॉल्यूम, कभी नहीं। कभी कभी होता रहेगा, लेकिन कभी जरूरी है क्या कि पूरा का पूरा वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन का ही होगा? कभी नहीं। दे हैज टू जनरेट प्रोड्यूस द लिक्विडिटी, है ना। दे हैज टू जनरेट प्रोड्यूस, इस चीज को समझो। उनको पैसा डालने के लिए उनको लिक्विडिटी बनानी पड़ेगी, और कहाँ से बनाएंगे? मुझे एक बात बताओ, अभी उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके नजरिए से देखो, वो भी अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से सोचेंगे अभी, है ना, क्योंकि उनको एंट्री करनी है, उनको पैसा डालना है। तो उनको मालूम है कि प्रो ट्रेडर तो साला हमको फॉलो कर दे, हम प्रो ट्रेडर के साथ पैसा, प्रो ट्रेडर से पैसा नहीं कमा सकते। हम प्रो ट्रेडर के अभी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से सोचो तुम कि इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी चाहिए, तो उनको मालूम है कि प्रो ट्रेडर अपने को वो लिक्विडिटी नहीं देंगे, वो साले हरामी है, वो अपने को कॉपी करते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि अपने को जो लिक्विडिटी दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, रिटेल ट्रेडर जो गरीब बंदा और मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, उनके पास बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा इन द सेंस कि उनके पास क्राउड बहुत ज़्यादा है, वो है क्राउड, एक्चुअल में क्राउड, जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, जो बूंद बूंद से सागर बन जाता है ना। इंस्टीट्यूशंस के अभी हिसाब से देखो, है ना, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि हाउ टू बिकम अ स्टॉक ट्रेडर तुम सर्च करोगे, अभी तुम हाउ टू बिकम अ इंस्टीट्यूशन ट्रेडर के हिसाब से सोचो, तो उनको मालूम है कि अपनी जो लिक्विडिटी है वो प्रो ट्रेडर के साथ नहीं आएगी, उनकी लिक्विडिटी रिटेलर के साथ ही आएगी, रिटेल ट्रेडर से ही आएगी। तो वो सिनारियो ऐसे बनाते हैं कि रिटेल ट्रेडर से उनको माल मिल जाए, लिक्विडिटी मिल जाए, है ना। इस चीज़ को ना गाइज अच्छे से समझना, ये बहुत ही मतलब खतरनाक लेवल पे है। और ये जो मैंने अभी चीज़ बोली, ये चीज़ प्रूवन होगी अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ देखोगे, हेज फंड मैनेजर्स के इंटरव्यूज़ देखोगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी, रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, है ना। वो प्राइस एक्शन भी सीखेगा, इंडिकेटर भी सीखेगा, वो गैन सीखेगा, वो फिबोनाची सीखेगा, वो सब कुछ सीखेगा, है ना। हर एक चीज़ जितना तुम देख सकते हो, है ना, हर एक चीज़ प्रो ट्रेडर्स और भी इंस्टीट्यूशन, है ना। अभी इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर के ऊपर नजर बनाए रखेगा कि ये क्या सीखता है साला, है ना। ये जो सीखेगा अपन उसके हिसाब से इसको पकड़ लेंगे, बस यही है। प्रो ट्रेडर्स की एंट्री एग्जिट होती है रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, है ना। वो जहाँ पे एंट्री करता है, अगर बाइंग कर रहा है इंस्टीट्यूशन और प्रो ट्रेडर, तो जहाँ पे वो बाइंग करेंगे वहाँ पे चार्ट में सिनारियो कुछ तो बेरिश ऐसा होगा कि रिटेलर सब की सब बेरिश एंट्री बना लेंगे, है ना। बेरिश एंट्री बनाने के बाद जय मार्केट को फिर ऊपर टर्न कर दिया जाएगा, और जब भी ऊपर टर्न कर दिया जाएगा उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और वो बहुत बड़े क्राउड का स्टॉप लॉस हिट होगा, और वो जो बड़ा क्राउड का स्टॉप लॉस हिट होगा वहीं पे इंस्टीट्यूशंस और प्रो ट्रेडर्स की एंट्री हो जाएगी, ठीक है।
सेम वाइस वर्सा, जैसे ऊपर टॉप पे चला जाएगा, जैसे आपने देखा होगा प्राइस ऊपर जाती है जाती जाती है, कोई स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जब ये एकदम टॉप पे चली जाती है ना, तभी सब रिटेलर उस पर इंटरेस्ट बना लेते हैं। तो उस टाइम पे वो ऊपर के साइड में भी ट्रैप करेंगे और ऊपर के साइड में फिर वो एग्जिट कर लेंगे। ये चीज़ चार्ट्स में दिखती है, ढूंढोगे तो मिलेगी, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से अपन चार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपन चार्ट्स में ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या आ जाता है कि कौन पैसा बनाता है। ऑफ कोर्स रिटेल ट्रेडर नहीं बनाता, सिर्फ प्रो ट्रेडर और इंस्टीट्यूशन ही बनाते हैं। इस चार्ट को ना गाइस अच्छे से समझ लो, एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, अगर इसको समझ लिया तो बहुत बड़े ट्रैप से बच जाओगे। अभी देखो ये जो लाइन है, ये दो चीज़ें है ना, ये दो चीज़ें, ये मुझे बताओ कि ये कौन सा कोर्स करने के बाद, कोर्स भी देखो, नहीं तो कौन सी जानकारी आप जुटाते हो ऑनलाइन, नहीं तो हाउ टू बिकम अ ट्रेडर, ये वो ब्ला ब्ला, कहाँ पे मिलेगी? कहीं पे नहीं मिलती, है ना। जो जिससे एक्चुअल में पैसा बनेगा वो जानकारी तो कोई साला देता ही नहीं, मतलब कहीं पे ही नहीं है, तो बनेगा कैसे पैसा? बनेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सिर्फ आप घूमते रह जाओगे वो चक्रव्यूह में, और कुछ नहीं। और इसी दो कारण की वजह से, ये दो कारण, सिर्फ ये दो कारण भी नहीं है, एक ये भी दो कारण एक्चुअली सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जो कैपिटल है, कम कैपिटल से ज़्यादा पैसा कमाना, है ना, ये लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी, है ना, ये एंट्री एग्जिट, है ना, मार्केट चलाने वाले स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी मतलब जिनके पास स्मार्ट वाला पैसा है। स्मार्ट वाला पैसा मतलब जो पैसा जिसके पास है उसका दिमाग स्मार्ट है, और किसका दिमाग स्मार्ट है? ये इंस्टीट्यूशन और प्रो ट्रेडर्स का। ठीक है, तो ये चीज़ समझने के बाद ही, और ये चीज़ समझने पर ही पैसा बनेगा। और रिटेल ट्रेडर को मालूम नहीं होता, तो इसके लिए ये सब बिना इस नॉलेज के वो ट्रेड करता है, एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, टेक्निकल एनालिसिस लगाता है, प्राइस एक्शन लगाता है, सब कुछ लगाते बैठता है, लेकिन आता कुछ नहीं हाथ में, है ना, क्योंकि वो इसको ये चीज़ मालूम ही नहीं होती। अभी जिन जिन लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दी है, उनको अगर ये चीज़ मालूम पड़े तो फिर सोचो, वो भी सोचेंगे यार काश पहले मालूम पड़ी होती। अभी तो उनको डर लगेगा वापस मार्केट में आना। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग में करियर करना, अगर आपने 1 महीने में मतलब कभी भी स्टार्ट किया है तो ये इसके हिसाब से सोचो, इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, इसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, इसके हिसाब से, अभी इस सब के हिसाब से आपको क्या करना है, वो इसके हिसाब से आपको फिर अभी प्लान करना है इस चीज़ को। ठीक है, ये स्टेप अगला स्टेप है, पहला स्टेप वो वाला है। ठीक है, ये अगला स्टेप, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये वाला है, ये वाला और ये वाला। पहले रिटर्न समझना, फिर उनके हिसाब से ट्रेडिंग करना। क्योंकि देखो रिटेल ट्रेडर जो है ना, ये हमेशा वही गलती करते रहेंगे। रिटेल ट्रेडर का पूरा मतलब बदल जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये जो 90% रिटेल ट्रेडर्स है ना, वो 10% तक आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे AI अपना खेल दिखाएगा, है ना। AI का भी बहुत ही अलग हिसाब से सब चलने वाला है। जिस टाइम पे AI ट्रेडिंग में आ जाएगा ना, उतर जाएगा, और मतलब ये कभी होगा जिस टाइम पे अपने रिटेल ट्रेडर्स सब नॉलेज से भर जाएंगे, रियलिटी से, है ना, फैक्ट चेक से भर जाएंगे, है ना, उस टाइम पे AI अपना खतरनाक कमाल दिखाएगा। ठीक है, आज के टाइम पे तो ये बहुत सारे रिटेलर्स नहीं सोचते, है ना। बहुत सारे रिटेलर्स को तो ये भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है गाइस। मैं जानता हूँ ये इतना मुश्किल, पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी गरजें पूरी नहीं होती, उनकी नीड पूरी नहीं होती, क्योंकि इससे, है ना, इससे उनकी नीड इससे पूरी होगी, क्योंकि कैपिटल कम है। ये कैपिटल कम और रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, ये उनको ले डूबेगी, और ये हमेशा ले डूबेगी, हमेशा। ठीक है, तो गाइस इधर अपन अपना वीडियो एंड करते हैं। एंड करने पे बस एक बात याद रखो, ट्रेडिंग का साइड व्यू है ये जो तुम देखते हो, जो मैंने भी देखा अपने बहुत सारे टाइम तक, है ना। टॉप व्यू ये है, इस चीज़ को अच्छे से समझना। हम हमेशा सोचते हैं कि टॉप व्यू चार्ट लें, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लें, ये कोर्स करें, वो कोर्स करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन सच एक्चुअली अलग चल रहा है। ठीक है, ये गाइस इस चीज़ को ना अभी समझ लो, टाइम जाने से पहले, नहीं तो
आज मार्केट में जो तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, अगले कुछ सालों के बाद भी ऐसे सोचो कि ऐसे कोई भी अगर वीडियो आए तो तुम देख पाओ, ज़रूरी नहीं कि मेरी, लेकिन इसके रिलेटेड। ऐसा ना हो कि वो कोई भी वीडियो को उसके ऊपर क्लिक करने के लिए ना तुम्हारी कांपने लगे, नहीं तो फट जाए, बोलोगे नहीं यार इसके ऊपर इसके पास अभी जाना ही नहीं है ना। ऐसे सिनारियो से बचो, ठीक है। हैप्पी एंड स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग गाइस, विथ हैविंग राइट एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग। ओके, सी द बोथ साइड ऑफ कॉइन, है ना। सिर्फ एक साइड का, सिर्फ एक हिस्सा मत देखना, दोनों पर्सपेक्टिव देखना कॉइन का, ये वाला भी और ये वाला भी। देखो ये हाथ गोरा और ये काला, है ना। एक से ही काम मत चलाना, दोनों देखना, दोनों देखोगे तो ही कंसिस्टेंटली पैसा बनेगा, है ना। और लास्ट में एक बोलना चाहूँगा कि इसको तुम कर सकते हो, ये होता है ट्रैप ट्रेडिंग। ओके बाय।